नमस्कार दोस्तों। आज महाराष्ट्र के दक्कन दंगे जो 1875 में हुआ था, यह मई जून 1875 के दौरान महाराष्ट्र के किसानों ने पूना के कुछ हिस्सों में और अहमदनगर जिलों में बढ़ते हुए कृषि संकट के खिलाफ आंदोलन किया। 1875 के दक्कन दंगों ने साहूकारों को ऋण चपरासी मतलब कामी युति की स्थितियों को निशाना बनाया गया। विशिष्ट उद्देश्य साहूकारों के कब्जे में बॉन्ड, डिक्री और अन्य भूमि दस्तावेज को प्राप्त करके उसे नष्ट करना था। किसानों ने साहूकारों के घरों और दुकानों को एक व्यवस्थित हमला शुरू कर दिया। उन्होंने दबाव में, अज्ञानता में या धोखाधड़ी के माध्यम से हस्ताक्षरित ऋण, बॉन्ड और कार्यों व ऋणों से निपटने वाले अन्य दस्तावेज को जब्त कर लिया, सार्वजनिक रूप से उसे जला दिया और साहूकारों को सामाजिक बहिष्कार किया। 1860 के दशक ब्रिटेन के कच्चे कपास का आयात का 3/4 हिस्सा यूएसए से आता था, अमेरिका से आता था। ब्रिटिश कपास निर्माताओं ने कपास के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना की। 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ा तो अमेरिका से आयात बुरी तरह प्रभावित हुआ। ब्रिटिश व्यापारियों ने कपास के आयात जारी रखने के लिए भारत से कपास का आयात उसे नियमित सुरक्षित करना शुरू। उन्होंने भारतीय साहूकारों को एडवांस देकर, अग्रिम राशि देकर यह सुनिश्चित किया कि कपास किसी और को न दिया जाए, जबकि यही सिस्टम किसानों अर्थात रैयतों के लिए कर्ज का दबाव में बदल दिया। मांग में तेजी आने पर साहूकारों से कर्ज लेते थे और तो कभी कभी ज़बरदस्ती कर्ज दिया जाता था और बॉन्ड और दस्तावेज पर ज़बरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिया जाता, उसे मजबूर किया जाता था। साहूकारों ने इस आर्थिक स्थिति में अपना यथासंभव लाभ उठाने के लिए धोखाधड़ी और छल प्रपंच का इस्तेमाल करते थे। अमेरिकी गृह युद्ध के बाद कपास की मांग में काफ़ी गिरावट आई। उन्होंने शिकायत निवारण के लिए अधिकारियों से शिकायत की। 1859 में औपनिवेशिक सरकार ने सीमा कानून पारित किया, जिसने बॉन्ड की वैधता 3 साल के लिए कम कर दिया गया। इससे किसानों द्वारा साहूकार को दी जाने वाली राशि सीमित हो सकती थी, लेकिन साहूकारों ने 3 साल के लिए नए बॉन्ड पर हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया और समाप्ति पर नए बॉन्ड पर हस्ताक्षर करवाना शुरू किया। विद्रोह और दंगे और भड़क गए। जैसे जैसे भारतीय कृषि विश्व की अर्थव्यवस्था में शामिल होती गई, वैसे वैसे ऋण, वाणिज्य, असमानता और विकास आपस में जुड़े हुए थे। औपनिवेशिक भू राजस्व नीति के तहत कृषि के व्यवसायीकरण ने भूमि उत्पादक निवेशन के वित्त पोषण हेतु उपलब्धता पर अधिक भार डालकर छोटे किसानों पर बोझ डाला गया। यूरोपीय व्यापारियों द्वारा दी गई पूंजी का उपयोग करके स्थानीय साहूकारों ने देनदारों की संपत्ति और श्रम पर असीमित अधिकार कायम कर लिया और उन्हें ऋणी को, कर्ज लेने वालों को अपने नियंत्रण में करने, बर्बाद करने और गुलाम बनाने की शक्ति मिल गई। 19वीं सदी के दौरान उन्होंने इस शक्ति का उपयोग तक श्रम को नियंत्रित करने के लिए किया गया, न कि उनकी भूमि को तो बिना काम करने वाले लोगों के मूल्यहीन थी। कृषि में इन परिवर्तनों ने किसानों को कमज़ोर कर दिया। भारतीय
ग्रामीण जीवन का आधार था। सामान्य संसाधनों पर पहुंच में लगातार गिरावट आई। औपनिवेशिक सरकार ने पालकों के साथ राज्य के संबंध फिर से तय किए और फिर से परिभाषित किया। भारतीय राष्ट्रवादी वासुदेव बलवंत फड़के ने 1879 में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक हिंसक अभियान चलाया, जिसका उद्देश्य उन्हें खदेड़ कर एक भारतीय गणराज्य की स्थापना करना था। हालांकि उनके विद्रोह को सीमित सफलता मिली। किसी ने सरकार द्वारा घोषित इनाम के लाभ को प्राप्त करने के लिए फड़के को गिरफ्तार करवा दिया और उसे निर्वासित कर दिया गया, जहां 1883 ईस्वी में भूख हड़ताल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और यह आंदोलन धीरे धीरे शांत हो गया। धन्यवाद।